नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थनीति एक्सप्लेन्ड। बचत करना तो अच्छी हैबिट है। हर फैमिली को इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक सरप्राइजिंग पॉसिबिलिटी है। अगर सब लोग एक ही समय पर ज़्यादा बचत करने लगें तो पूरी इकोनॉमी स्लो हो सकती है। आज हम समझेंगे सेविंग, इन्वेस्टमेंट और केन्स के फेमस पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को। कॉमन सेंस कहता है जितनी ज़्यादा सेविंग उतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, और इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लेवल पर ये बात लार्जली करेक्ट भी है। लेकिन एक पूरी इकोनॉमी क्या सिर्फ एक बहुत बड़ा हाउस होल्ड है? आंसर है नहीं, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर एक पर्सन का एक्सपेंडिचर किसी दूसरे पर्सन की इनकम होता है। यहीं से कॉमन सेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तो पहले समझते हैं कि इंडिविजुअल फैमिली और पूरी इकोनॉमी के आउटकम अलग कैसे हो सकते हैं। एक हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंडिचर कम करके बचत बढ़ाना फाइनेंशियली सेंसिबल हो सकता है। इससे इमरजेंसी बफर बनता है, फ्यूचर सिक्योरिटी मिलती है और पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर सब हाउस होल्ड्स एक साथ एक्सपेंडिचर कम कर दें तो बिजनेसेस की सेल्स गिरती हैं। सेल्स गिरने पर फर्म्स प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कम कर सकती हैं। इसलिए कलेक्टिवली सेम एक्शन आउटपुट स्लो डाउन और इनकम कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न बन सकता है। इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स में फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहते हैं। इसका सिंपल मतलब है जो चीज़ एक इंडिविजुअल के लिए करेक्ट है जरूरी नहीं कि सब लोगों के लिए कलेक्टिवली भी करेक्ट हो। एक फैमिली अपना एक्सपेंडिचर कम करे तो उसकी सेविंग बढ़ सकती है, प्रोवाइडेड उसकी इनकम सेम रहे। लेकिन जब सब फैमिलीज एक्सपेंडिचर कम करती हैं तो एग्रीगेट स्पेंडिंग गिरती है, और क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर किसी और सेलर, वर्कर या बिजनेस की इनकम है, टोटल इनकम भी गिर सकती है। अब इसी वजह से इकोनॉमिक्स में 4 स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू दिखाई देने लगते हैं और इनिशियली एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। स्टेटमेंट 1 सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। स्टेटमेंट 2 हायर सेविंग इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है। स्टेटमेंट 3 हायर सेविंग इनकम को रिड्यूस कर सकती है। और स्टेटमेंट 4 कंजम्पशन बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। सवाल है, अगर सेविंग ग्रोथ के लिए अच्छी है तो सेविंग इनकम को कैसे गिरा सकती है, और अगर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेटिव है तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कैसे कर सकता है। इन अपरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस को रिजॉल्व करना ही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। हम 5 स्टेप्स में चलेंगे। पहले सेविंग का एग्जैक्ट इकोनॉमिक मीनिंग, फिर इन्वेस्टमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक मीनिंग, उसके बाद S=I का एक्चुअल मतलब, फिर वीक और स्ट्रॉन्ग पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, और फाइनली इंडिया के डेटा से देखेंगे कि हाउस होल्ड सेविंग, बैंक डिपॉजिट्स, फिजिकल एसेट्स और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कैसे कनेक्टेड हैं। सबसे पहले सेविंग को टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से नहीं, अकाउंटिंग और बिहेवियर दोनों एंगल से समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्चुअल सेविंग का बेसिक डेफिनेशन है S=Y-C, यानी टोटल इनकम Y में से कंजम्पशन C सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है वो सेविंग S है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, एक्चुअल सेविंग एक रेसिड्यूअल है, इनकम में से एक्चुअल कंजम्पशन निकालने के बाद कैलकुलेट होती है। डिज़ायर्ड सेविंग एक बिहेवियरल डिसीजन है, हाउस होल्ड्स कितना सेव करना चाहते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा कहीं लगना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है न्यू कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे नई फैक्ट्री, मशीन, रेसिडेंशियल हाउस, इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की प्रोडक्टिव एसेट्स या स्टॉक ऑफ गुड्स में एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। डेली लैंग्वेज में हम कहते हैं मैंने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया। इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर खरीदते हैं तो मोस्टली ऑनरशिप एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र होती है, डायरेक्टली कोई नई फैक्ट्री क्रिएट नहीं होती। न्यू कैपिटल तब जनरेट हो सकता है जब फंड्स प्राइमरी इशुएंस जैसे न्यू शेयर्स या IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और डायरेक्टली प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट तक पहुंचते हैं। मैक्रो इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली न्यू प्रोडक्टिव कैपिटल या इन्वेंट्री क्रिएशन से रिलेटेड है। अब हम उस इक्वेशन पर आते हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर कैसे है। इनकम साइड पर टोटल आउटपुट का डिस्पोजिशन है Y=C+S, यानी इनकम इधर कंजम्पशन होती है या सेविंग। एक्सपेंडिचर साइड पर प्रोड्यूस्ड आउटपुट का यूज़ है Y=C+I, यानी आउटपुट कंजम्पशन गुड्स या इन्वेस्टमेंट गुड्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। दोनों इक्वेशंस में Y और C सेम है, इसलिए एक्चुअल टर्म्स में S=I। ये अकाउंटिंग आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, आइए उसे समझते हैं।
आइडेंटिटी का मतलब है एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नेशनल अकाउंट्स में डेफिनेशन वाइज इक्वल होंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम एक बिहेवियरल कंडीशन है। इक्विलिब्रियम तब होता है जब हाउसहोल्ड्स जितनी सेविंग प्लान कर रहे हैं, फर्म्स उतना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही हैं। तो एक्चुअल इक्वालिटी ऑलवेज होल्ड्स, एस एक्चुअल इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू आई एक्चुअल, लेकिन प्लान्ड इक्वालिटी सिर्फ इक्विलिब्रियम पर इक्वल होती है। आइडेंटिटी और इक्विलिब्रियम सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउसहोल्ड सेविंग डिसाइड करते वक्त सिर्फ करंट इनकम नहीं देखते, फ्यूचर जॉब सिक्योरिटी का फेयर, इमरजेंसी नीड्स, प्रेजेंट इनकम, बैंक इंटरेस्ट रेट्स और ओवरऑल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी सब मैटर करता है। अगर रिसेशन का डर हो तो हाउसहोल्ड्स प्रिकॉशनरी सेविंग बढ़ा सकते हैं, यानी करंट कंजम्पशन कट करके फ्यूचर के लिए बफर क्रिएट करते हैं। फर्म्स का इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। फर्म्स देखती हैं मार्केट डिमांड और सेल्स कितनी है, एग्जिस्टिंग मशीन्स कितनी यूटिलाइज हो रही हैं, बोरोइंग कॉस्ट क्या है, अनसर्टेनिटी कितनी है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या CU बताता है कि इंस्टॉल्ड प्रोडक्टिव कैपेसिटी का कितना % करेंटली यूज़ हो रहा है। अगर मशीन्स ऑलरेडी आइडल हैं तो फर्म नई कैपेसिटी ऐड करने में हेजिटेट करेगी। अब प्रॉब्लम क्लियर है, हाउसहोल्ड्स और फर्म्स अपने प्लान्स अलग अलग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बनाते हैं। हाउसहोल्ड्स ज़्यादा सेव करना चाहते हैं, लेकिन फर्म्स उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। मैथमेटिकली एस प्लान दैट इज़ प्लान्ड सेविंग इज़ नॉट इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ये परफेक्टली पॉसिबल है। हाउसहोल्ड्स फ्यूचर इनसिक्योरिटी देख रही हैं, वाइल फर्म्स वीक डिमांड और लो सेल्स देख रही हैं। लेकिन फिर एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इक्वल कैसे हो जाता है? इस पजल का आंसर वेयर हाउस के अंदर छुपा है। जब प्रोड्यूस्ड गुड्स बिकते नहीं हैं, वो अनसोल्ड इन्वेंट्री बन जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग में इन्वेंट्री का इंक्रीज इन्वेस्टमेंट काउंट होता है, इवन व्हेन फर्म ने उस इन्वेंट्री को एक्यूमुलेट करने का प्लान नहीं बनाया था। इसलिए आई एक्चुअल दैट इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट प्लस अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये अकाउंटिंग इक्वालिटी को मेंटेन करता है। सपोज फर्म्स 100 रुपीज़ का आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, हाउस होल्ड 70 रुपीज़ कंज्यूम करते हैं, तो एक्चुअल सेविंग है 100 - 70 इज इक्वल टू 30 रुपीज़। फर्म्स ने सिर्फ 20 रुपीज़ का प्लान्ड इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन 10 रुपीज़ का आउटपुट अनसोल्ड रह गया। वो 10 रुपीज़ अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट काउंट होगा। इसलिए एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 20 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 30 रुपीज़ और एक्चुअल सेविंग भी 30 रुपीज़ है। प्लान्स अनइक्वल थे, लेकिन एक्चुअल अकाउंट्स इक्वल हो गए। इसलिए एक्चुअल S इज इक्वल टू आई का मतलब ये नहीं है कि हाउसहोल्ड्स और फर्म्स के इंटेंशंस परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड थे। इक्वालिटी अकाउंटिंग के थ्रू फोर्स होती है, बिकॉज अनवांटेड इन्वेंट्री को भी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट काउंट किया जाता है। ये अकाउंटिंग आइडेंटिटी है, इक्विलिब्रियम का प्रूफ नहीं। इनफैक्ट अनवांटेड इन्वेंट्री सिग्नल करती है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से बाहर है। इक्विलिब्रियम तब होता है जब प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक्चुअल आउटपुट के इक्वल हो, मतलब y इज इक्वल टू AE टू द पावर P। यहाँ पे AE टू द पावर P का मतलब प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, हाउसहोल्ड्स और फर्म्स का इंटेंडेड स्पेंडिंग। सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी में इसी कंडीशन को हम लिख सकते हैं SP इज इक्वल टू IP। ग्राफ में सेविंग कर्व और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट लाइन का इंटरसेक्शन इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमाइन करता है। अब फाउंडेशन रेडी है। अब देखते हैं जब सब हाउसहोल्ड्स एक साथ सेविंग बढ़ाना चाहते हैं तो चेन रिएक्शन क्या होता है। सब हाउसहोल्ड सेविंग बढ़ाने के लिए कंजम्पशन कट करते हैं। पहला इफेक्ट कंजम्पशन कम होता है। दूसरा इफेक्ट AE यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गिरता है। तीसरा इफेक्ट बिजनेसेस की सेल्स और रेवेन्यू गिरती हैं। जो हाउसहोल्ड के लिए थ्रिफ्ट था, मतलब सेविंग था, फर्म्स के लिए वीक डिमांड बन गया। फर्म्स इनिशियली ऑब्जर्व करती हैं कि गुड्स एक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं बिक रहे, अनसोल्ड इन्वेंट्री पाइलअप होती हैं। अनवांटेड स्टॉक को देखकर फर्म्स नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल में आउटपुट कट करती हैं। आउटपुट कट होता है तो लेबर रिक्वायरमेंट कम होती है, जॉब्स और वेजेस पर प्रेशर आता है और टोटल हाउसहोल्ड इनकम गिरती है। यानी स्पेंडिंग कट ने इनकम को भी कट कर दिया। अब वीक पैराडॉक्स समझिए। सपोज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कम्प्लीटली फिक्स्ड है, फर्म्स चाहे इनकम कुछ भी हो, आई बार अमाउंट इन्वेस्ट करती हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट उनका कांस्टेंट है। हाउसहोल्ड्स ज़्यादा सेव करना चाहती हैं, कंजम्पशन कट करती हैं और आउटपुट गिरता है। आउटपुट तब तक गिरता है जब तक एक्चुअल सेविंग फिर से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। फाइनल रिजल्ट क्या है? इनकम लोअर, कंजम्पशन लोअर, लेकिन एग्रीगेट सेविंग हाइयर नहीं हुई, सेविंग का अटेम्प्ट फेल हो गया।
इस मैकेनिज्म को सिंपल इक्वेशन से समझते हैं। कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता है। यहाँ A ऑटोनोमस कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन जो करंट इनकम ज़ीरो होने पर भी बोरोइंग या पास्ट सेविंग से हो सकती है। B मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या MPC है, एडिशनल इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम होता है। सेविंग S इज इक्वल टू वाई माइनस सी होता है, जहाँ पे अगर C का वैल्यू पुटअप किया जाए तो फिर S इज इक्वल टू माइनस ए प्लस वन माइनस बी इंटू वाई हो जाएगा। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के साथ इक्विलिब्रियम आउटपुट वाई स्टार इज इक्वल टू ए प्लस आई बार डिवाइडेड बाई वन माइनस बी हो जाएगा। अगर हाउस होल्ड्स ऑटोनोमस कंजम्पशन ए रिड्यूस करती हैं तो इक्विलिब्रियम इनकम वाई स्टार भी गिरता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट यूजुअली कम्प्लीटली फिक्स नहीं होता और यही पैराडॉक्स और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग पैराडॉक्स में इन्वेस्टमेंट इनकम और सेल्स से इन्फ्लुएंस होता है। I इज इक्वल टू आई बार प्लस वी वाई। यहाँ आई बार ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और वी वाई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो पार्ट है जो आउटपुट, डिमांड और सेल्स बढ़ने पर इंक्रीज होता है। अगर हाउस होल्ड्स स्पेंडिंग कट करती हैं, सेल्स और इनकम गिरती हैं, फर्म्स एक्सपांसन प्लान्स कैंसिल करती हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी गिरता है। चेन को केयरफुली फॉलो कीजिए। हाउस होल्ड सेव करने का अटेम्प्ट करती हैं, कंजम्पशन C गिरता है, कंजम्पशन गिरने से आउटपुट और इनकम Y गिरती है, इनकम और सेल्स गिरने से फर्म्स इन्वेस्टमेंट I रिड्यूस करती हैं और इक्विलिब्रियम में एक्चुअल सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट गिरने पर एक्चुअल एग्रीगेट सेविंग भी गिर सकती है। ये स्ट्रॉन्ग पैराडॉक्स है। सेव मोर करने का अटेम्प्ट लेस सेविंग प्रोड्यूस कर सकता है। यही पूरे वीडियो की सेंट्रल लाइन है। फैक्ट्री को सिर्फ लोन नहीं, फ्यूचर कस्टमर्स भी चाहिए। बैंक्स के पास डिपॉजिट्स अवेलेबल हों, इंटरेस्ट रेट लो हो, फिर भी फर्म एक्सपांसन नहीं करेगी अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे। फाइनेंस इन्वेस्टमेंट को पॉसिबल बनाता है, एक्सपेक्टेड डिमांड इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाती है। लेकिन क्या इसका मतलब सेविंग हमेशा हार्मफुल है? बिल्कुल नहीं। आंसर इकोनॉमी की कंडीशन पर डिपेंड करता है। एट फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के लेबर, मशीन्स और रॉ मटेरियल्स ऑलमोस्ट फुल्ली यूटिलाइज्ड होते हैं। अगर ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो फ्यूअर रिसोर्सेज कंजम्पशन गुड्स के लिए अवेलेबल होंगे। यहाँ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट सब्सटीट्यूट्स बन सकते हैं। लेकिन रिसेशन में आइडल फैक्ट्रीज और अनएम्प्लॉयड लेबर अवेलेबल होते हैं। हायर कंजम्पशन सेल्स बढ़ा सकता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव कर सकता है और फर्म्स को इन्वेस्ट करने का रीज़न दे सकता है। यहाँ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लीमेंट्स बन सकते हैं। केस 1 फुल कैपेसिटी। इकोनॉमी ऑलरेडी प्रोडक्टिव लिमिट के नियर है। हायर सेविंग कंजम्पशन डिमांड को मॉडरेट करके रिसोर्सेज को कैपिटल फॉर्मेशन के लिए रिलीज कर सकती है। केस 2 अंडर एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी में आइडल रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम रिसोर्सेज की शॉर्टेज नहीं, बायर्स की शॉर्टेज है। यहाँ एक्स्ट्रा थ्रिफ्ट मतलब एक्स्ट्रा सेविंग डिमांड और इनकम को और रिड्यूस कर सकती है। सेम सेविंग बिहेवियर, डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब डिफरेंट रिजल्ट। अब शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में मूव करते हैं। सोलो ग्रोथ मॉडल में हायर सेविंग रेट का मतलब करंट आउटपुट का लार्जर शेयर इन्वेस्टमेंट में जाना। इससे कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, S इंक्रीज होता है, इम्प्लाइज K स्टार इंक्रीज होता है, इम्प्लाइज Y स्टार इंक्रीज होता है। K स्टार यहाँ पे कैपिटल पर वर्कर है। मोर मशीन्स एंड टूल्स पर वर्कर को कैपिटल डीपनिंग कहते हैं। इससे आउटपुट पर वर्कर का लेवल राइज कर सकता है। लेकिन बेसिक सोलो मॉडल का सटल रिजल्ट ये है, हायर सेविंग रेट परमानेंटली हायर ग्रोथ रेट नहीं देता। सेविंग रेट इंक्रीज होने के बाद कुछ पीरियड के लिए ग्रोथ फास्टर होती है बिकॉज इकोनॉमी हायर कैपिटल लेवल की तरफ ट्रांजिशन करती है। लेकिन न्यू स्टेडी स्टेट रीच होने पर ग्रोथ रेट अपने लॉन्ग रन पाथ पर रिटर्न कर जाती है। एग्रीगेट आउटपुट की लॉन्ग रन ग्रोथ पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होती है। आउटपुट पर वर्कर की सस्टेन ग्रोथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से। मोर सेविंग इज नॉट ऑलवेज बेटर इवन इन द लॉन्ग रन। गोल्डन रूल कैपिटल स्टॉक वो लेवल है जो स्टेडी स्टेट कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करता है। सिंपल मॉडल में कंडीशन है MPK इज इक्वल टू डेल्टा। MPK मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है। एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल कितना एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करती है। डेल्टा डेप्रिसिएशन रेट है, कैपिटल कितनी स्पीड से वेयर आउट होता है। टू लिटिल सेविंग से कैपिटल कम होगा, लेकिन एक्सेसिव सेविंग करंट कंजम्पशन को अननेसेसरली सप्रेस कर सकती है। इसलिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को मिक्स नहीं करना चाहिए। शॉर्ट रन में प्राइजेज स्टिकी हो सकती हैं, एक्सेस कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। यहाँ एग्रीगेट डिमांड आउटपुट डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लॉन्ग रन में प्रोडक्टिव कैपेसिटी मैटर करती है, मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और टेक्नोलॉजी। शॉर्ट रन में डिमांड मैटर करती है, लॉन्ग रन में प्रोडक्टिव कैपिटल। दोनों कंक्लूजन्स अपनी रिस्पेक्टिव कंडीशंस में करेक्ट हैं।
अब थ्योरी को इंडिया पर अप्लाई करते हैं और सबसे पहला मिथ तोड़ते हैं। हाउस होल्ड सेविंग का मतलब सिर्फ एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट नहीं होता। इंडिया में हाउस होल्ड सेविंग सुनते ही हम सेविंग्स अकाउंट, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी इमेजिन करते हैं। लेकिन नेशनल अकाउंट्स में हाउस होल्ड सेविंग का स्ट्रक्चर बहुत ब्रॉडर है। इसमें फाइनेंशियल एसेट्स के साथ फिजिकल एसेट्स, वैल्यूएबल्स और हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस की कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्लूडेड हो सकती है। अब देखते हैं इंडिया का एक्चुअल डेटा क्या कहता है। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का ग्रॉस सेविंग रेट 2022-23 में 29.3% ऑफ जीएनडीआई से बढ़कर 2024-25 में 34.2% हो गया। जीएनडीआई का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। डोमेस्टिक इनकम के साथ नेट इनकम और ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड को एडजस्ट करके वो टोटल इनकम जो नेशन कंजम्पशन या सेविंग के लिए यूज़ कर सकता है। ट्रेंड हायर डोमेस्टिक सेविंग अवेलेबिलिटी शो करता है, बट ये सेविंग किस सेक्टर और किस फॉर्म में है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेशनल सेविंग को ब्रॉडली हाउस होल्ड, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सेविंग में डिवाइड किया जा सकता है। हाउस होल्ड सेविंग फैमिलीज़ के साथ हाउस होल्ड सेक्टर इंटरप्राइजेस से आ सकती है। कॉरपोरेट सेविंग मेनली रिटेन प्रॉफिट्स को इंक्लूड करती है, प्रॉफिट्स जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। गवर्नमेंट सेविंग करंट रेवेन्यूज़ और करंट एक्सपेंडिचर के रिलेशनशिप से रिलेटेड है। गवर्नमेंट सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है, जिसे गवर्नमेंट डिस सेविंग कहते हैं। 2024-25 में हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग 7% ऑफ जीएनडीआई थी। फिजिकल एसेट्स में सेविंग 13.6% थी और वैल्यूएबल्स जैसे गोल्ड एंड सिमिलर स्टोर्स ऑफ वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.7% थे। यानी हाउस होल्ड सेविंग का लार्जेस्ट पार्ट नेट फाइनेंशियल सेविंग नहीं, फिजिकल एसेट्स था। इसलिए हाउस होल्ड सेविंग को सिर्फ बैंक डिपॉजिट्स के इक्वल समझना इनकरेक्ट है। हाउस होल्ड फिजिकल सेविंग ऑफन रियल कैपिटल फॉर्मेशन ही होती है, जैसे नया हाउस कंस्ट्रक्ट करना, न्यू बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करना या अनइनकॉर्पोरेटेड स्मॉल बिजनेस के लिए मशीनरी और टूल्स परचेज करना। ये एक्टिविटीज सेविंग साइड पर हाउस होल्ड फिजिकल सेविंग और एक्सपेंडिचर साइड पर कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में अपीयर कर सकती हैं। ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड का मतलब है हाउस होल्ड्स ने डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, पेंशन, शेयर्स या अदर फाइनेंशियल क्लेम्स में कितना एडिशन किया। नेट फाइनेंशियल सेविंग कैलकुलेट होती है इस फॉर्मूले से। नेट फाइनेंशियल सेविंग इज इक्वल टू ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स माइनस न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ का मतलब न्यू लोन्स और बोरोइंग्स। इसलिए डिपॉजिट्स इंक्रीज होने के बावजूद नेट फाइनेंशियल सेविंग गिर सकती है अगर हाउस होल्ड्स का डेप्ट और फास्ट इंक्रीज हो। रिवर्स भी पॉसिबल है। सपोज हाउस होल्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स में स्लाइटली लेस एडिशन करते हैं लेकिन न्यू बोरोइंग शार्पली रिड्यूस कर देते हैं, तो नेट फाइनेंशियल सेविंग इंक्रीज हो सकती है। यानी हायर नेट फाइनेंशियल सेविंग का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं कि हाउस होल्ड्स ने ज़्यादा डिपॉजिट्स किए। कभी कभी इसका मेन रीज़न कम न्यू डेप्ट होता है। और एक और बेसिक कन्फ्यूज़न, सेविंग्स अकाउंट बैलेंस और इकोनॉमिक सेविंग सेम चीज़ नहीं है। सेविंग्स अकाउंट बैलेंस एक स्टॉक वेरिएबल है। ये किसी स्पेसिफिक डेट पर अकाउंट में एक्यूमुलेटेड अमाउंट मेज़र करता है। इकोनॉमिक सेविंग एक फ्लो वेरिएबल है। ये किसी पीरियड, यूजुअली 1 ईयर के अंदर इनकम माइनस कंजम्पशन मेज़र करती है। सिंपल एग्जांपल, वाटर टैंक में स्टोर्ड वाटर स्टॉक है। 1 आवर में पाइप से कितना वाटर फ्लो हुआ वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। बैंक बैलेंस को एनुअल सेविंग के साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर एक इंडियन हाउस होल्ड 1 लाख सेव करता है, वो अमाउंट मल्टीपल रूट्स ले सकता है। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन, गोल्ड, लोन रिपेमेंट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। G-Secs गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट के बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। हर रूट का प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट अलग होगा, इसलिए सेविंग इंक्रीज्ड इन्फॉर्मेशन अलोन इनफ नहीं है। आपकी एफडी ऑटोमेटिकली न्यू फैक्ट्री नहीं बनती। बैंक डिपॉजिट्स बैंक के लिए फंडिंग सोर्स होते हैं, लेकिन बैंक अपने टोटल फंड्स को बिजनेस लोन्स, हाउसिंग लोन्स, पर्सनल लोन्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लिक्विडिटी होल्डिंग्स या एग्जिस्टिंग डेप्ट रीफाइनेंसिंग में एलोकेट कर सकता है। बिजनेस लोन भी नेसेसरली न्यू फैक्ट्री फाइनेंस नहीं करता, वो वर्किंग कैपिटल या ओल्ड लोन रिपेमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। डिपॉजिट स्लिप, बॉन्ड या शेयर सर्टिफिकेट एक फाइनेंशियल क्लेम है। वो लीगल राइट रिप्रेजेंट करता है, बट वो मशीन, लैंड या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रियल फैक्ट्री बनाने के लिए लैंड, लेबर, मशीनरी, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी और डिमांड कंडीशंस चाहिए। फाइनेंशियल सेविंग रिसोर्सेज परचेज करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब एक्चुअल रिसोर्सेज, वायबल प्रोजेक्ट और एक्सपेक्टेड बायर्स अवेलेबल हों। आरबीआई हैंडबुक के कांस्टेंट प्राइस डेटा में
पीएफसीई और जीएफसीएफ दोनों इनकम एक्सपांसन के साथ राइज कर सकते हैं। पीएफसीई का फुल फॉर्म प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउसहोल्ड्स का फाइनल कंजम्पशन स्पेंडिंग होता है। जीएफसीएफ का फुल फॉर्म ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब न्यू फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीन्स, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों का को मूवमेंट शो करता है कि एक्सपांडिंग इकोनॉमी में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट साइमल्टेनियसली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन को मूवमेंट कॉजालिटी प्रूव नहीं करता। दोनों हायर इनकम या अदर कॉमन फैक्टर से राइज हो सकते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बताता है कि फर्म्स अपनी इंस्टॉल्ड प्रोडक्टिव कैपेसिटी का कितना % यूज़ कर रहे हैं। अगर फैक्ट्री के पास 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है लेकिन वो सिर्फ 60 प्रोड्यूस कर रही है, यूटिलाइजेशन 60% है। उस सिचुएशन में न्यू प्लांट बनाने की अर्जेंसी लो होगी। जब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हैविली यूटिलाइज्ड होती है और ऑर्डर्स स्ट्रांग होते हैं, एक्सपांसन इन्वेस्टमेंट मोर लाइकली होता है, बट कोई सिंगल % यूनिवर्सल इन्वेस्टमेंट ट्रिगर नहीं है। अब हाउसहोल्ड और फर्म के बाद गवर्नमेंट को पिक्चर में ऐड करते हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन कर सकता है। रोड्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, रिलायबल पावर प्रोडक्शन इंटरप्शन रिड्यूस करती है, पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को ईजियर बनाते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट एक्सेस इंप्रूव करता है। इन इम्प्रूवमेंट से प्राइवेट प्रोजेक्ट्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज हो सकता है और फर्म्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। क्राउडिंग आउट एक सिंगल मैकेनिज्म नहीं है। इंटरेस्ट रेट क्राउडिंग आउट तब होता है जब हायर गवर्नमेंट बोरोइंग इंटरेस्ट रेट्स पर अपवर्ड प्रेशर डाले और प्राइवेट बोरोइंग एक्सपेंसिव हो। रिसोर्स क्राउडिंग आउट तब होता है जब गवर्नमेंट स्कैर्स लेबर, स्टील, सीमेंट या मशीनरी यूज़ करे जो प्राइवेट सेक्टर भी यूज़ करना चाहता है। बजटरी क्राउडिंग आउट तब होता है जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, ट्रांसफर्स या इंटरेस्ट पेमेंट्स पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फिस्कल स्पेस रिड्यूस कर दें। क्राउडिंग इन तब होता है जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाए। गवर्नमेंट सेविंग, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और फिस्कल डेफिसिट सेम कॉन्सेप्ट्स नहीं है। सिंप्लीफाइड गवर्नमेंट सेविंग SG इज इक्वल टू T माइनस G करेंट होता है। यहाँ T रेवेन्यूज या टैक्सेस हैं और G करंट एक्सपेंडिचर है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट IG इज इक्वल टू G कैपिटल, यानी गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे रोड्स, रेलवेज, पावर नेटवर्क्स। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर और नॉन बोरोड रिसीट्स के गैप को मेजर करता है। गवर्नमेंट डेफिसिट रिड्यूस कर सकती है वाइल पब्लिक कैपेक्स प्रोटेक्ट करती है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंडिचर कंपोजिशन। आउटपुट गैप एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट के डिफरेंस को कहते हैं। अगर आउटपुट गैप क्लोज्ड है, इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली फुल कैपेसिटी के नियर ऑपरेट कर रही है, ऐसे इन्वायरमेंट में फिस्कल कंसोलिडेशन एप्रोप्रिएट हो सकती है। नेगेटिव आउटपुट गैप का मतलब एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल से बिलो है, आइडल कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हैं। ऐसे केस में शार्प कंसोलिडेशन डिमांड को और वीकन कर सकती है, इसलिए पॉज या स्लोअर कंसोलिडेशन एप्रोप्रिएट हो सकती है। ये अगेन शो करता है पॉलिसी का इफेक्ट स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। लेकिन इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को फॉरेन सेविंग भी फाइनेंस करती है। ओपन इकोनॉमी में नेशनल इनकम आइडेंटिटी है Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX। NX नेट एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इस आइडेंटिटी से रिलेशनशिप मिलता है S माइनस I इज इक्वल टू CA। यहाँ CA करंट अकाउंट बैलेंस है, यानी नेशनल सेविंग और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का गैप करंट अकाउंट बैलेंस से कनेक्टेड है। अगर CA लेस देन 0 है तो कंट्री करंट अकाउंट डेफिसिट रन कर रही है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नेशनल सेविंग से एक्सीड करता है, दैट इज I इज ग्रेटर देन S। डिफरेंस को फॉरेन सेविंग फाइनेंस करती है। इसका मतलब कंट्री अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज के बियॉन्ड फॉरेन कैपिटल यूज़ करके इन्वेस्टमेंट सपोर्ट कर सकता है। लेकिन फॉरेन कैपिटल एक होमोजीनस कैटेगरी नहीं है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूजुअली लॉन्ग टर्म ऑनरशिप और प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट से कनेक्टेड होता है, जैसे न्यू फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी या बिजनेस कैपेसिटी। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है। ये कंपैरेटिवली लिक्विड और वोलेटाइल हो सकता है। फॉरेन डेप्ट बोरोइंग है जिसको इंटरेस्ट के साथ रीपे करना होता है। अगर डेप्ट फॉरेन करेंसी में हो तो एक्सचेंज रेट रिस्क भी होता है। परसिस्टेंट डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सेविंग कुछ सिचुएशंस में करेंसी और फाइनेंसिंग रिस्क इंक्रीज कर सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स हायर अनसर्टेनिटी के टाइम हायर रिस्क प्रीमियम डिमांड कर सकते हैं। रिस्क प्रीमियम वो एडिशनल रिटर्न है जो इन्वेस्टर परसीव्ड रिस्क बियर करने के बदले मांगता है, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट ऑटोमेटिकली क्राइसिस या हाई रिस्क प्रूव नहीं करता। रिस्क फाइनेंसिंग की क्वालिटी, मैच्योरिटी, करेंसी कंपोजिशन और प्रोडक्टिव यूज़ पर डिपेंड करेगा। अब फाइनल मिसिंग लिंक, सेविंग और फाइनेंस अवेलेबल होने के बावजूद इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता।
सेविंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट तभी बनेगी जब वायबल प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट करते हों। प्रोजेक्ट को लैंड, अप्रूवल्स, क्रेडिट, स्टेबल डिमांड, रिलायबल रेगुलेशन, इफ़िशिएंट इंसॉल्वेंसी सिस्टम, स्किल्ड लेबर और टेक्नोलॉजी चाहिए। इनमें से कोई क्रिटिकल लिंक वीक हो तो फंड्स अवेलेबल होने के बावजूद इन्वेस्टमेंट डिले या कैंसिल हो सकता है। प्रॉब्लम कभी सेविंग शॉर्टेज होती है, कभी इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट शॉर्टेज। इसलिए करेक्ट चेंज सिंपली सेविंग लीड्स टू इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंप्लीट मैकेनिज्म है। सेविंग मतलब वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सिस्टम फंड्स चैनलाइज करता है, डिमांड फर्म्स को इन्वेस्ट करने का कमर्शियल रीज़न देता है, इंस्टीट्यूशंस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पॉसिबल बनाते हैं, तब जाकर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है। हर लिंक इंपॉर्टेंट है, एक मिसिंग लिंक पूरी चेन को ब्रेक कर सकता है। मिथ है कि मोर सेविंग ऑलवेज इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट। रियलिटी है आउटकम डिमांड इकोनॉमी के स्लैक, फाइनेंस और इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करता है। स्लैक का मतलब अनयूज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, आइडियल फैक्ट्रीज और अनएम्प्लॉयड लेबर। फुल कैपेसिटी इकोनॉमी में सेविंग रिसोर्सेज रिलीज कर सकती है। वीक इकोनॉमी में सेम सेविंग अटेम्प्ट डिमांड और इनकम को रिड्यूस कर सकता है। तो 4 पॉइंट्स याद रखिए। इंडिविजुअल सेविंग वाइज हो सकती है, एग्रीगेट सेविंग वीक इकोनॉमी में डिमांड रिड्यूस कर सकती है, लॉन्ग रन ग्रोथ के लिए प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एसेंशियल है, और S इक्विवेलेंट टू I एक अकाउंटिंग आइडेंटिटी है, नॉट ऑटोमेटिक कॉजालिटी। इक्वालिटी ये प्रूव नहीं करती कि हायर डिजायर्ड सेविंग ने हायर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कॉज किया है। फाइनल आंसर ये नहीं कि सेविंग गुड है या बैड। बचत तब बेनिफिशियल है जब वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफॉर्म हो, मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और टेक्नोलॉजी। लेकिन वीक इकोनॉमी में अगर सब हाउसहोल्ड्स एक साथ स्पेंडिंग कट करें तो सेल्स, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट ऑल फॉल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का आंसर कंडीशंस पर डिपेंड करता है, स्लोगन्स पर नहीं। अब आप कमेंट में बताइए, क्या आपको पहले लगता था कि सेविंग ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बन जाती है? इकोनॉमिक्स को रटना नहीं, समझना है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अर्थनीति एक्सप्लेन। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक को डिस्कस करूं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।